चिराग ने अपने मतदाताओं से बातचीत करते हुए, उनको संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं यहीं से जवान हुआ हूँ, यहीं पर और यहीं से बूढ़ा होके जाऊँगा। जी। एक तरीके से कहे कि संकेत में चिराग ने ज़रूर कह दिया कि मैं हाजीपुर कह ज़रूर रहा हूँ, हाजीपुर में जा नहीं रहा हूँ, रहूँगा मैं यहीं आप ही के साथ में। आप कह सकते हैं या राजनीतिक पंडित कह सकते हैं और इसका तात्कालिक मतलब यही निकलता है कि चिराग पासवान बैकफुट पे चले। आप याद कीजिए, आज के तकरीबन 6 महीना से ज़्यादा हो गया, मैं तो हालाँकि जिस समय चिराग पासवान की पार्टी में फूट हुई थी, उस समय से मैं कहता रहा था कि दोनों को एक होना होगा और अगर दोनों एक नहीं होते हैं, तो फिर बीजेपी को अपना रुख, अपना रुतबा का इस्तेमाल करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कई दिनों से या कई महीनों से ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार लोकसभा सीट, हाजीपुर की लोकसभा सीट कौन लड़ेगा। चाचा और भतीजा यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस के आमने सामने होंगे। मौजूदा वक्त में पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं। 2019 में उन्होंने ये सीट जीती थी हाजीपुर से, लेकिन अब चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हैं और डंके की चोट पर ये कहते रहे हैं कि ये उनके पिता की सीट है और हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। लेकिन क्या चिराग पासवान ने अब अपने कदम पीछे खींच लिए हैं? क्या चिराग पासवान इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर हैं? ये बड़ा सवाल है। जमुई में चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं यहाँ युवा बनकर आया था और बुजुर्ग बनकर जाऊंगा। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? क्या चिराग पासवान बैकफुट पर हैं और हाजीपुर लड़ने का इरादा उन्होंने छोड़ दिया है, अगर साफ साफ बात करें तो? और देखिए, चिराग जी ने साफ-साफ लहज़ों में ये नहीं कहा है कि मैं हाजीपुर नहीं लूँगा। जी। संसदीय और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार एक व्यक्ति एक से अधिक 3 सीट तक पर चुनाव लड़ सकता है। ये जी। इसकी इजाज़त चुनावी जो नियम कानून है वो देते हैं। चिराग ने अपने मतदाताओं से बातचीत करते हुए, उनको संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं यहीं से जवान हुआ हूँ, यहीं पर और यहीं से बूढ़ा होके जाऊँगा। जी। एक तरीके से कहे कि संकेत में चिराग ने ज़रूर कह दिया कि मैं हाजीपुर कह ज़रूर रहा हूँ, हाजीपुर में जा नहीं रहा हूँ, रहूँगा मैं यहीं आप ही के साथ में। आप कह सकते हैं या राजनीतिक पंडित कह सकते हैं और इसका तात्कालिक मतलब यही निकलता है कि चिराग पासवान बैकफुट पे चले। आप याद कीजिए, आज के तकरीबन 6 महीना से ज़्यादा हो गया, मैं तो हालाँकि जिस समय चिराग पासवान की पार्टी में फूट हुई थी, उस समय से मैं कहता रहा था कि दोनों को एक होना होगा और अगर दोनों एक नहीं होते हैं, तो फिर बीजेपी को अपना रुख, अपना रुतबा का इस्तेमाल करना होगा और एक रास्ता निकालना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी बात से पीछे नहीं हटता है, बात में वही रहती है, कदम पीछे हट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चाचा-भतीजे की लड़ाई है, इसमें बात तो वही है जहाँ पर दोनों टिके हुए थे कि हाजीपुर रहेंगे, हाजीपुर हम रहेंगे, हाजीपुर वह रहेंगे, हम रहेंगे। लेकिन कदम ज़रूर पीछे हट गए। या हटता हुआ दिख रहा है, अभी हट गया कहना जल्दबाज़ी होगा, हटता हुआ दिख रहा है। मैं जो समझ रहा हूँ, जिस बात को मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बीजेपी इंटरफेयर करेगी और इंटरफेयर करने के बाद बीच का रास्ता निकलेगा। ये सही है कि चिराग पासवान पहले नज़र में बैकफुट पर आते हुए दिख रहे हैं, चाचा ने बढ़त बनाई है, लेकिन जी। मौलिक बढ़त ये नहीं होगी कि हाजीपुर से कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। किसकी कितनी बढ़त है और किसको कितना तवज्जो मिल रहा है संगठन में और गठबंधन में, किसका कितना वैल्यू है गठबंधन में, इसका सही मूल्यांकन तब होगा जब चिराग खेमे को कितना टिकट मिलता है और पशुपति पारस खेमे को कितना टिकट मिलता है। जी। अभी तक नो लॉस नो प्रॉफिट वाला मामला है, जहां पर जो है वहीं पर वो, तो कुछ खोने वाली बात अभी नहीं हुई है। हाँ, पाने वाली बात से पीछे हटना जरूर हुआ है, लेकिन कुछ लूज नहीं किए। अगर चिराग पासवान को वो सीटें नहीं मिलती हैं, संख्या की बात मैं कर रहा हूँ, सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। जो 2019 के चुनाव में मिला था,
जी तो चिराग पासवान बैकफुट पर माने जाएंगे। अगर पशुपति पारस को वो तमाम सीटें मिलती हैं जो सीटें 2019 में मिली थी, और जो लोग उनके साथ में हैं, पशुपति पारस फ्रंट पर खेलते हुए देखे जाएंगे और माने जाएंगे। लेकिन इससे पीछे का एक कहानी और, जो मेरे जी सूत्र कह रहे हैं और जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक, चिराग पासवान की तैयारी और चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की तैयारी 2024 की है ही। जी चिराग पासवान को लेकर चिराग पासवान की तैयारी और जी चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की तैयारी 2025 की। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो गाड़ी लेट हो जाती है वो गाड़ी लेट ही रहती है। अगर 2024 में चिराग पासवान पिछड़ते हुए दिखेंगे गठबंधन की राजनीति में, तो 2025 में उनके सामने कई शेर होंगे। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि एक चाचा ही हो सकता है कि चाचा को बीजेपी मैनेज कर दे और बिठा दे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ी ताकत बन के खड़े हो जाएंगे कि चिराग पासवान को लोकसभा में जितना शेयर मिला था उतना ही शेयर विधानसभा में मिले, और विधानसभा का चेहरा चिराग पासवान नहीं हो, हम, क्योंकि नीतीश कुमार को छोड़कर हम आए हैं और नीतीश के कुनबे से वोट खींचने की ताकत मेरे अंदर। दूसरा एक बड़ा चेहरा खड़ा हो सकता है 2025 में चिराग पासवान के सामने, जीतन राम मांझी का चेहरा, क्योंकि वो एक्स सीएम रह चुके हैं। वो ये दावा कर सकते हैं कि अगर जो एनडीए को बिहार में दलित ओरिएंटेड पॉलिटिक्स ही करनी है तो मेरे से बड़ा दलित कौन। चिराग पासवान के पिता होते तो हम मान लेते कि हाँ वो मेरे से बड़े हैं और मेरे से सीनियर हैं, लेकिन रामविलास पासवान अब रहे नहीं। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में एनडीए की तुलना में अगर जो अनुभव और उम्र के हिसाब से देखा जाए और फंड के हिसाब से देखा जाए तो जीतन राम मांझी से कोई बड़ा दलित चेहरा है नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रणनीति भले 2025 को लेकर अपनाई जा रही हो, लेकिन चिराग पासवान अगर जो पीछे हटते हुए दिखेंगे तो फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि एक बार जो गाड़ी लेट हो जाती है वो लेट ही रहती है, वो समय नहीं पकड़ा। क्या ये माने अगर इस बयान के जो मायने हैं तात्कालिक तौर पर जो विरासत की जंग चाचा और भतीजे के बीच चल रही है, क्योंकि पशुपति पारस कहते हैं कानून ये इजाजत देता है कि पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार है, लेकिन मैं राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं रामविलास पासवान का। तो ये जो उत्तराधिकार की जंग है, ये जो विरासत की जंग है, इसमें पशुपति पारस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। चिराग पासवान के इस बयान से ये साफ होता है। टिकट ले लेना कहीं भी उत्तराधिकार को नहीं दर्शाता है। कानून अधिकार देता है संपत्ति में उत्तराधिकारी होने का, और जनता घोषित करती है कि उसका वास्तविक में राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा। पशुपति पारस का लिटमस पेपर टेस्ट जनता की अदालत में होना बाकी है। जब से ये अपने मूल संगठन से अलग हुए हैं तब से किसी भी बाई इलेक्शन में ये अपने आप को ना उतारे हैं और ना आजमाए हैं। मतलब कि ना इनकी पार्टी चुनाव लड़ी है और ना ही ये एग्रेसिव किसी भी गठबंधन की तरफ से कैंपेनिंग का हिस्सा बने। एग्रेसिव कैंपेनिंग की बात मैं कर रहा हूं। तो ये कहना कि मैं रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं, ये उनका अपना पीठ अपने थपथपाने वाली बात है। कितनी सीटें उनको मिलती है और उन सीटों पर वो किस रेट से जीत दर्ज करती है, ये तय करेगा कि रामविलास पासवान का वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी होगा कौन। आज की तारीख में अगर जनमानस को समझने की कोशिश करें तो जनमानस के मिजाज में अगर जो हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं उस थर्मामीटर पर यही लिख के आता है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही है। अब इनका जो दावा है ये जनता की अदालत में ले जाएंगे, जो कि चुनाव आने वाला है। जनता की अदालत में ये कितना सफल होते हैं उस पर तय करेंगे। एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे सर, क्या माना जाए? चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं जमुई के लोगों से कि मैं यहाँ युवा बनकर आया था और बूढ़ा बनकर जाऊंगा, बुजुर्ग बनकर जाऊंगा, चिराग पासवान ने हाजीपुर लड़ने का इरादा छोड़ दिया है, या फिर बीजेपी चिराग को इस बात के लिए मनाने में कामयाब रही है कि आप हाजीपुर सीट चाचा को लड़ने दीजिए, कोई बीच का रास्ता बीजेपी निकालने में कामयाब रही है, या चिराग पासवान जमुई से लड़ेंगे और उनके परिवार का कोई सदस्य हाजीपुर से लड़ेगा? क्या होता हुआ देख रहे हैं? उनके परिवार में अभी ऐसा कोई सदस्य नहीं है, उनके निकटतम परिवार की बात मैं कर रहा हूं, जो हाजीपुर से चुनाव लड़ सके। उनकी मां टेक्निकली हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ सकती है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, चिराग पासवान जो ये कह रहे हैं कहे अपने जनता के बीच में कि मैं यहाँ युवा बन के आया था और यहाँ से वृद्ध बन के जाऊंगा,
इसका ये फौरी तौर पर मतलब निकाल लेना कि चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया, हाजीपुर सीट छोड़ दिया, ये जल्दबाजी होगी। ये इसलिए जल्दबाजी होगी कि इस स्टेटमेंट के कई मायने, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो गुजरात से चुनाव न लड़के बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उन्होंने गुजरात को छोड़ दिया। गुजरात आज भी, अगर जो देश के सभी राज्यों में प्रायोरिटी तय करने की बात होगी, तो नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता गुजरात ही होगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये उनके शैली से, ये उनके बात व्यवहार से झलकता है। आज भी अगर जो वो एक लंबा भाषण देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गुजरात निकल कर आता है। मैं ये कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि हो सकता है कि चिराग पासवान ये कहना चाहते हो कि मैं किसी भी सूरत में जमुई नहीं छोड़ूंगा, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा साया रहेगा, मेरा प्रतिनिधित्व रहेगा, मेरे भी लोग रहेंगे, हम अकेले, हम प्रत्यक्ष तौर पर हम रहें या ना रहें। जैसे एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं, रामविलास पासवान हाजीपुर उनका परंपरागत सीट माना जाता है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि रामविलास पासवान हाजीपुर से इतर दूसरे जगह से भी चुनाव लड़े। इसका मतलब ये नहीं था कि रामविलास पासवान ने हाजीपुर को छोड़ दिया था। हाजीपुर रामविलास पासवान की आत्मा में था। रामविलास पासवान हाजीपुर को महसूस करते थे, जीते थे। हो सकता है कि चिराग कुछ ऐसी बातें भी करना चाह रहे हो जिस पर हम जैसे राजनीतिक टिप्पणीकार फौरी तौर पर मतलब ये निकाल रहे कि चिराग पासवान ने हाजीपुर पर दावा छोड़ दिया। अभी उनके इस बयान का पूर्ण पोस्टमार्टम होना बाकी है। ठीक है सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग पासवान का एक महत्वपूर्ण बयान, और फिर ये समझना जरूरी, क्योंकि हाजीपुर सीट की चर्चा और चाचा भतीजे के बीच जो टकराव हाजीपुर सीट को लेकर है, उसकी चर्चा, उसकी वजह से बिहार की राजनीति लंबे वक्त से गर्म है। तो जाहिर तौर पर आपसे इसको समझना बहुत जरूरी था। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।